नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। बस कोई 2-3 दिन पहले की ही घटना है। घटना का संबंध मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। भोपाल में एक इलाका है बंगरसिया। बंगरसिया इलाके से 29 और 30 जनवरी 2025 की दरमियानी रात में कोई 1:30 बजे एक फ़ोन कंट्रोल रूम को गया। फ़ोन करने वाले ने बताया कि मेरा नाम रविकांत वर्मा है। मैं सीआरपीएफ में कांस्टेबल हूँ और अभी-अभी मैंने अपनी पत्नी रेनू वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी है। कंट्रोल रूम वाले ने जल्दी से जानने की कोशिश की कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, किस जगह की ये बात है। लेकिन कुछ भी सुनने से पहले कॉलर ने फोन काट दिया। चूंकि फोन करने वाले का नंबर कंट्रोल रूम पर आ जाता है, तुरंत जो ऑपरेटर था कंट्रोल रूम का उसने उसको डायल किया, उस नंबर को जिससे फोन आया था, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। ऑपरेटर के पास और कोई तरीका नहीं था। उसने सीआरपीएफ, वहीं सीआरपीएफ की का बटालियन हेडक्वार्टर है, वहाँ फ़ोन करके वहाँ के कंट्रोल रूम का नंबर था कंट्रोल रूम पे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के कंट्रोल रूम में, वहाँ फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा एक फ़ोन आया था जिसमें रविकांत वर्मा नाम के व्यक्ति ने ये कहा कि वो सीआरपीएफ में सिपाही है और उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। ये कहाँ रहते हैं ये जानना है, क्योंकि पुलिस कहाँ जाए। नंबर तुरंत डिस्ट्रिक्ट पुलिस की क्राइम ब्रांच को दिया गया लोकेशन निकालने के लिए, लेकिन लोकेशन निकालने में भी यानी सीडीआर आने में भी थोड़ा वक्त लगता है। आधा घंटा, 1 घंटा, कम से कम आधा घंटा लगता है और अधिक से अधिक 2 घंटे में वो दे पाते हैं। बहरहाल कंट्रोल रूम ने कहा कि साहब आगे पीछे कोई नंबर, कांस्टेबल नंबर कुछ हो तो बताएं। ये रविकांत वर्मा तो बड़ा सामान्य सा नाम है, लेकिन फिर भी मैं डाटाबेस से चेक करने की कोशिश करता हूं कि ये कौन है और कहां से इन्होंने फ़ोन किया है। बहरहाल पुलिस इसी उधेड़ बुन में थी और पुलिस ने तुरंत अपने कंट्रोल रूम में, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो होता है, वहां से सभी थानों को ये मैसेज किया कि इस तरह से एक फ़ोन आया था और उसने कहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है, लेकिन जगह नहीं बताई गई है। तो और स्पेसिफिक थाने को फ़ोन करने का मतलब नहीं था, क्योंकि फ़ोन करने वाले ने जगह नहीं बताई थी। बहरहाल इस के बाद कंट्रोल रूम वाले भी परेशान, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के कंट्रोल रूम वाले भी परेशान, और सारे थानों को जब बताया गया तो थानों की जो गाड़ियां गश्त में रहती हैं, नाइट पेट्रोलिंग में रहती हैं, वो भी परेशान कि आखिर कहाँ ढूंढा जाए। इसी सब उहापोह में करीब 2 बजे के आसपास एक फ़ोन और आया और उसने बताया कि मैं रविकांत वर्मा का पड़ोसी बोल रहा हूँ, सीआरपीएफ से मैं रिटायर्ड हूँ और उस रविकांत वर्मा के घर में बाहर से ताला बंद है। खटखटाने पर, बाहर से ताला नहीं, भीतर से ताला बंद है। बाहर से खटखटाने पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। उनकी जो मकान मालकिन है वो प्रीति उनका नाम है। उन्होंने हल्ला मचाकर और पड़ोसियों को इकट्ठा किया है। उनका ये कहना था कि जब गोलियों की आवाज़ आई तो वो डर गईं। उनको ये लगा कि मेरे किराएदार, वो जो रविकांत वर्मा कांस्टेबल सीआरपीएफ थे, वो प्रीति जी के मकान में किराएदार थे। उनको ये लगा कि किराएदार पता नहीं इस समय हैं कि नहीं हैं और गोली कैसे चली है। तो उन्होंने फौरन रविकांत वर्मा को फ़ोन किया। फ़ोन करके पूछा कि भाई साहब आप घर पर हैं? उन्होंने कहा हाँ, मैं बिल्कुल घर पे हूँ। आपने सही सुना है, मैंने मैडम को गोली मार दी है।
प्रीति कहती है, मैं इतना घबरा गई, भाग के वहाँ से बाहर आई और बाहर जो है वहाँ लोगों को मदद के लिए बुलाया। ठीक बगल में रहने वाले एक अंकल, जिन्होंने बाद में फ़ोन भी किया कंट्रोल रूम में, वो सीआरपीएफ से ही रिटायर्ड थे, उनको भी बुलाया। 4 से 10 लोग इकट्ठा हो गए। दरवाजे को खोलने और तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। फिर फिर इन लोगों ने, वही पड़ोसी जो रिटायर्ड सीआरपीएफ पर्सनल थे, उन्होंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, पुलिस से आग्रह किया कि आप आ जाइए, कुछ गड़बड़ है। हम लोगों ने तमाम प्रयास कर लिए, वो गेट नहीं खुल रहा है। 108 नंबर को भी उन्होंने किया कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, क्योंकि रविकांत ने स्वयं अपनी मकान मालिक को ये बताया था कि मैंने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। 108 नंबर भी आ गई, लेकिन जब पुलिस तो पहले से ही परेशान थी, ढूंढ रही थी। पुलिस तुरंत पहुंच गई और पहुंचकर उन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया। जब दरवाजे को तोड़ा गया तो बड़ी मुश्किल से तोड़ा गया, खोला गया, तो खून से लथपथ रेनू की सांसें चल रही थीं और वो जितना भी बोल पा रही थी, वो ये कह रही थी कि मुझे बचा लो। पास में ही रविकांत वर्मा की भी लाश पड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को गोली मार ली है, क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा है। हॉल के पास, जिस हॉल की यह घटना है, उस हॉल के पास ही जो रूम है, उसको उसकी तलाश में प्रीति ने बताया कि बच्चे इनके 2 हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इस बगल वाले रूम में हो। पुलिस वाले भी थे, पब्लिक थी वहाँ, पड़ोसी थे वहाँ पर। तो उन्होंने जैसे ही उसको बाहर से उसकी सिटकिनी लगा दी थी, संभवतः या तो पति ने लगाई थी या पत्नी ने लगाई थी। उसको जब खोला गया तो भीतर जो नज़ारा था वो देख के सब लोग सहम गए। उनकी जो बच्ची थी वो अपने 6 साल के भाई से बुरी तरह से लिपटी हुई थी और दोनों डर के मारे कांप रहे थे। खैर, पुलिस उस समय तक, उनका एक भाई भी था जिसको बुलाया गया, मृतक का एक भाई भी था, उसे ये कहा गया कि आप आ जाइए। और फिर उन दोनों बच्चों को, उसे, उनके जो बड़े भाई थे राम कुमार, वो उसी के पास कहीं रहते थे, उनको फ़ोन किया। प्रीति जी के पास उनका नंबर था और वो दोनों भी आ गए और उन दोनों बच्चों को उनके सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कदम रविकांत वर्मा ने क्यों किया। उसके भाई ने ये बताया, मृतक के भाई ने, कि 2015 में इनकी शादी हुई थी और आज यानी घटना वाले दिन ही दोपहर में 2 बजे मुलाकात भी हुई थी, लेकिन किसी तरह की कोई बातचीत, लड़ाई झगड़ा या किसी मनमुटाव के बारे में उसने नहीं जानकारी नहीं दी थी। बस जब उसके लड़की के घर वाले आए तो उन लोगों ने यह बताया कि वो इस बात की शिकायत करता था, रविकांत, कि ये अपने मायके के कहने पे चलती है, दिन रात मायके वालों से फ़ोन से बात करती है। और लड़की वालों का ये भी कहना था कि इनके जो बड़े भाई हैं, रविकांत का झुकाव अपने बड़े भाई के परिवार की तरफ ज़्यादा था, अपने बच्चों और पत्नी पर वो कम ध्यान देते थे। ये विवाद था संभवतः दोनों के बीच में। तो मकान मालिक ने, प्रीति ने बताया कि कभी-कभी ज़ोर-ज़ोर से बात करने की, बहस की बात तो आती थी, लेकिन ये सामान्य बात है, पति-पत्नी में बहस मुबाहिसा होता रहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना गया कि एक दूसरे के साथ मार-पीट की गई हो या एक दूसरे को कोई बॉडी इंजरी पहुंचाई गई हो। तो इसलिए ये मान के चली जो मकान मालकिन थी कि कोई सामान्य सी बात हुई होगी, जिसकी वजह से कभी-कभी एक दूसरे से बातचीत या बदकही जिसे कहते हैं,
वो होती थी इन दोनों के बीच में। लेकिन उनको भी ये पता था कि कब उसकी जो पति की, रविकांत वर्मा की जो शिकायत है, वो इतनी सी है सिर्फ कि ये मायके वालों के कहने पर सब काम करती है, और पत्नी का कहना ये है कि अपने परिवार से ज़्यादा ये अपने बड़े भाई के परिवार की फ़िक्र में लगे रहते हैं। और उसने ये भी बताया, मकान मालिक ने, कि अक्टूबर 2024 से ये हमारे मकान में किराए पर आए थे। टीआई जो वहाँ के थे, उस इलाके के मनीष राज सिंह भदौरिया, उन्होंने बताया कि पूरे घटनाक्रम को या मौके को देख के, जो उसने फ़ोन किया था कंट्रोल रूम में, उसे समझ के, मकान मालकिन ने जब उनको फ़ोन किया और जब उसने बताया कि मैंने मैडम को गोली मार दी है, इन सब से ये अंदाज़ लगता है कि 1:30 के आसपास ये बात हुई होगी, जब उसने अपनी पत्नी को गोली मार दी। और उसके बाद जब ये बात उसने कंट्रोल रूम को बताई, शायद उसके तुरंत बाद मोबाइल को स्विच ऑफ करके उसने आत्महत्या कर ली होगी। रविकांत वर्मा की भी बहुत उम्र नहीं थी, 35 साल थी, और रेनू वर्मा भी 32 वर्ष की थी। और ये लोग सीआरपीएफ कॉलोनी के भीतर जगह न मिलने के कारण वहीं पास की एक सिविल कॉलोनी में रहते थे। ये मूल रूप से भिंड के मिहोना के रहने वाले थे। और इनकी, जो मैंने बताया कि जो बच्ची थी वो अपने भाई से लिपट कर डर के मारे कांप रही थी, उसकी उम्र सिर्फ 2.5 साल थी और 6 साल का उनका बेटा था। रवि 13 साल पहले सीआरपीएफ में भर्ती हुआ था। 3 भाइयों में सबसे छोटा था, और बाकी के भी 2 भाई सीआरपीएफ में ही नौकरी करते थे। मतलब आप देखिए ना कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी करने वाला पूरा परिवार, दोनों बड़े भाई और खुद भी करने वाला बाल बच्चेदार आदमी, ऐसी कौन सी बात हो गई? दोनों ने ये बताया, दोनों पक्षों ने, कि कभी मारपीट जैसी बात इन लोगों के बीच में किसी के प्रकाश में नहीं आई। कभी न तो लड़की ने अपने घर वालों को बताया, न कभी लड़के ने अपने घर वालों को बताया। रविकांत 2010 में भर्ती हुआ था सीआरपीएफ में, और भोपाल में इस समय, वर्तमान समय, जब उसने आत्महत्या की और पत्नी की हत्या की, उस समय वो हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थ था। और ये मैंने बताया कि एक भाई उनके सीआरपीएफ से अभी अभी रिटायर हुए। मझला भाई नीरज, वो सीआरपीएफ यूपी में रामपुर में पदस्थ है, और फिलहाल छुट्टी लेकर भोपाल आया था। और जब उसको इस घटना का पता लगा, उसका भी घर रवि के घर के पास ही है। पत्नी रेनू ग्वालियर के मुरार की रहने वाली थी। रेनू के पिता बीएसएफ के रिटायर्ड एसआई थे। मतलब ऐसे परिवार में जहाँ सब, सोचने समझने वाली बात नहीं है कि कभी कभी ये होता है कि साहब ये ड्यूटी में बाहर रहते हैं, चले जाते हैं, देर देर तक आते नहीं हैं। समझने के लिए पूरा खानदान था जो इस तरह की नौकरी के प्रॉस एंड कॉन्स को जानता था। इसलिए इस तरह की बात संभव नहीं है। रविकांत के पिता जो हैं वो खेती किसानी का काम करते थे। बहरहाल न किसी को गिरफ्तार करना था, न एफआईआर हुई, लेकिन वो इसलिए कि दोनों पोस्टमार्टम होने हैं और फिर लोगों के बयान लिखे जाने हैं। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट ही लगनी है और फाइल को दाखिल दफ्तर ही होना है। तो हुआ ये सब कुछ जो प्रोसीजरल बातें हैं। तो और जिसके ऊपर आरोप था वो खुद ही अपनी गोली से अपनी जान ले चुका था। इसलिए कोई बात नहीं है रोने के लिए। परिवार था और 2 मासूम नाबालिग बच्चे थे। आज की घटना देखिए, पति पत्नी के बीच किसी विवाद का ये हल जो पति पत्नी ने निकाला, ये कैसे हो सकता है कि किसी की जान ले ली जाए या अपनी जान ले ली जाए? पति ने पत्नी को गोली मार दी और खुद आत्महत्या कर ली। मान लिया दोनों के बीच विवाद था, तो इसका हल तो ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। और बाकी लोगों की जुबानी ये भी पता लगा
कि जो कुछ भी था वो जुबानी था, मुंह से ही था। कभी दोनों के बीच मारपीट नहीं हुई थी, कभी दोनों के बीच ऐसा नहीं हुआ था कि ये शिकायत हो कि साहब ये ऐसा करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं, उत्पीड़न करते हैं। इस तरह की बात भी कभी नहीं आई किसी के संज्ञान में। न तो उनके ऑफिसर्स के संज्ञान में आई, न लड़की के घर वालों के संज्ञान में आई, न लड़के के घर वालों के संज्ञान में ये बात आई। जो इस घटना के बाद पूछताछ हुई और जो जानकारी इकट्ठा की आईओ ने। बहरहाल अगर ये विवाद ये जुबानी ही था, अब तक की जांच से यही आया है, तो इसको तो निपटाया जा सकता था। दोनों परिवारों को बीच में डाला जाता, दोनों लोग अपनी अपनी बात कहते और परिवार के बड़े बुजुर्ग कोई न कोई हल निकाल लेते। ये हल नहीं था जो उन दोनों ने आपस में निकाल लिया। ऐसा लगता है कि दोनों में अहम का टकराव था। अहम के सिवा दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन ऐसा भी क्या अहम, चाहे पति का हो चाहे पत्नी का हो, कि दो दो बच्चों की बाकी की जिंदगी खराब कर दे केवल अपने अहम के चक्कर में। और उस रात यानी 28/29 की दरमियानी रात बच्चों की आंखों के सामने जो हुआ, माता पिता की जुबानी जंग, उसके बाद गोली का चलना, फिर पब्लिक का दरवाजे को खोलना और इन दोनों बच्चों का अपने माँ और बाप के शव को देखना। इंसास राइफल वहाँ पड़ी हुई थी, 5 खोखे भी वहाँ पड़े हुए थे। तो ऐसा लगता है कि 5 गोलियाँ चली होंगी। किसको कितनी गोली लगी ये तो फिर बाद में पोस्टमार्टम में तय हुआ होगा। तो उन 2 बच्चों ने जो कुछ भी देखा होगा, सुना होगा, उस ट्रॉमा से वो सालों साल नहीं उबर पाएंगे। सवाल ही नहीं है उस ट्रॉमा से उनके उबर पाने का। उनकी स्मृतियों से ये बात कभी नहीं निकलेगी, ताउम्र नहीं निकलेगी। जब कहीं कोई भी माँ बाप का जिक्र करेगा, उनकी आंखों के सामने वो तस्वीर आ जाएगी, उस रात की तस्वीर आ जाएगी, उस काली रात की तस्वीर जरूर आ जाएगी, बेटी और बेटा दोनों के आंखों के सामने। अब उनकी परवरिश भाई को दिया गया है। उनकी परवरिश वो भाई यानी उसके ताऊ जो हुए वो कैसे करेंगे, सही करेंगे कि नहीं करेंगे, घर वालों का क्या एटीट्यूड होगा, वो कितना अपनत्व दे पाएगा वो परिवार, जो अपनत्व इन दोनों बच्चों को अपने माँ और बाप से मिलता रहा होगा, वो पढ़ाई लिखाई उनकी करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे। बहुत दिक्कत है अगर दूसरे के बच्चे को कोई पाल रहा है, किसी के बहन के बच्चे को या भाई के बच्चे को अगर कोई पाल रहा है, उसके अपने भी बच्चे हों, तब बहुत कठिन काम है। और हर समय ये लगेगा कि काश हमारे माँ बाप जिंदा होते तो मुझे ये जलालत न होती अगर कोई भी भेदभाव उस घर में पढ़ने लिखने में, खाने पीने में, कपड़ा पहनने में कोई भेदभाव अगर हो रहा होगा। तीसरा ये कि उस बिटिया की शादी 2.5 साल की है। अगर वो सपोज करिए 2.5 साल की है, कल को भूल भी जाए तो उसका भाई 6 साल का है, वो पूछेगी तो वो बताएगा भी कि क्या हुआ था। अब उसकी शादी कैसे करेंगे वो लोग, किस तरह करेंगे, धूमधाम से करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब भविष्य के गर्त में है। पति पत्नी दोनों का झगड़ा करने से पहले, या पति ने जब पत्नी को गोली मारी उसके पहले, या खुद को गोली मारने से पहले, क्या बच्चों का ख्याल नहीं आया? जरा सा भी ख्याल नहीं आया कि मेरे इन 2 बच्चों का क्या होगा हमारे दुनिया से जाने के बाद। पत्नी को तो विदा कर दिया दुनिया से, और उनके अपने जाने के बाद ये क्यों होगा? ऐसा लगता है कि पत्नी को मारने के बाद कांस्टेबल रविकांत वर्मा अपराध बोध से ग्रसित हो गया। गुस्से में उसने जो कुछ भी किया
उसके बाद ये लगा उसे कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की है। उस अपराध बोध के कारण जब वो खुद को गोली मार रहा था तो उसको दोनों बच्चों की याद नहीं आई। ऐसा भी क्या अहम था कि उन्हें ये नहीं समझ में आया कि मैं भी जा रहा हूँ, उसके बच्चों की माँ को तो मार दिया, मैं भी दुनिया से विदा हो रहा हूँ, उनका क्या होगा। तो लेकिन अहम के सामने ये सब चीज़ें गौड़ हो गई। आज की जो घटना थी उसमें दोनों के अहम के सामने बच्चे, लड़के, औलाद सब गौड़ हो गया, सब छोटा हो गया। उनका अहम वो सबसे ऊपर रहा। तो ये सोच बदलनी होगी कि अहम के टकराव में किसका नुकसान, किसका फायदा हो रहा है। ये इस सोच को बदलना होगा, वरना परिवार ऐसे ही बर्बाद होंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।